बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ख़बर यह है कि हमास की तरफ से गो अहेड मिल चुका है उन मेडिएटर्स को, यानी जो सालिसी ममालिक हैं कतर और इसके साथ साथ इजिप्ट, जो वफ्द इस वक्त दोहा में मौजूद है, मंजूरी दे दी गई है। यानी फिर जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट होगा उसके लिए एक गो अहेड सामने आ चुका है हमास का। इस वक्त जो अपडेट के हवाले से सामने आ रही है, हमास टू अल जज़ीरा, आवर डेलीगेशन हेडेड बाय खलील अल हया डिलीवर्ड द मूवमेंट्स अप्रूवल टू द मेडिएटर्स कतर एंड इजिप्ट फॉर अ सीज़ फायर एंड प्रिजनर्स एक्सचेंज। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हमास ने जो है वो मंजूरी दे दी है, इस तहरीक की तरफ से मंजूरी दे दी गई है इन सालिसियों को, जो कि इस केस में इजिप्ट और इसके साथ साथ कतर हैं। और ये मंजूरी ये है कि हमास जो है वो अब इस एग्रीमेंट को साइन करने जा रही है। इस हवाले से जो इस मूवमेंट या हमास का जो डेलीगेशन दोहा में मौजूद है और जिसकी सरबराही खलील अल हया की तरफ से की जा रही है, उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पे मीडिएटर्स यानी सालिसियों को, कतर की इंतज़ामिया को, इसके साथ साथ मिस्र की इंतज़ामिया को ये मंजूरी दे दी है कि हमास की तरफ से इन शराइत को मंजूर कर लिया गया है। अब अगर बात करते चलें कि इस मुसव्वदे की जो शराइत हैं क्योंकि हमास की तरफ से रखी गई हैं, क्या क्या चुनिंदा जो है इसके शराइत हैं, इस हवाले से भी हम बात करते चलेंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम अपडेट्स आप मिस न कर सकें। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि बहुत जल्द हो सकता है कि कतर के अंदर इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाए कि जो ये सीज़ फायर का मामला है, एग्रीमेंट है, इस पे दोनों तरीफ़ैन की तरफ से दस्तखत कर दिए गए हैं। क्योंकि जब तक इस पे दस्तखत नहीं किए जा सकते, ये तमाम बातें जो हैं सिर्फ हवाई बातें समझी जाएंगी। अब हमास की तरफ से मुकम्मल तौर पे मंजूरी तो सामने आ चुकी है, लेकिन अभी दस्तखत होने की इस एग्रीमेंट पे किसी भी किस्म की ख़बरें सामने नहीं आई हैं। अब इस हवाले से जो एग्रीमेंट है, ये जो सीज़ फायर का मुआहिदा हो रहा है, इसके जो नुकात हैं जो कि हमास की तरफ से प्रपोज किए गए हैं वो क्या है, उसकी तरफ नज़र डालते चलते हैं। कंप्लीट विड्रॉल टूवर्ड द बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल एरियाज़ ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप। अब इस वक्त गज़ा के अंदर जो इसराइल की फ़ौजें मुकम्मल तौर पे मुहासरा की हुई हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां इसराइली जो है मुकम्मल तौर पे दंदनाते फिर रहे हैं, इन इमारतों को, इनके इलाकों को मुकम्मल तौर पे तबाह किया जा रहा है। वहाँ से सबसे पहले तमाम इसराइल की फ़ौजों का इनखला होगा और सरहदी इलाकों की तरफ होगा, यानी फिर जो इसराइल का नेटजरीम एक्सिस या फिलाडेल्फिया एक्सिस है उस तरफ ये तमाम फ़ौजें रफ़ा से लेकर और फिर जबालिया तक के इलाकों को खाली करती हुई चली जाएंगी बॉर्डर के एरिया पे। उसके साथ साथ जो दूसरी इसकी वो है ओपनिंग ऑफ द रफ़ा क्रॉसिंग एंड कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम इट। अब इस वक्त रफ़ा वो इलाका है जो कि मिस्र को फ़लस्तीन से मिलाता है और तमाम इमदाद जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड है वो रफ़ा के ही रास्ते फ़लस्तीन में दाखिल होती थी। और इस वक्त वहाँ पर कैफियत यह है कि इसराइली अफवाज एक सांप बन के बैठी हुई है, उनका इनखला भी और उनका मुकम्मल इनखला रफ़ा से होना चाहिए, ये इसकी एक और शर्त है। तीसरी शर्त जो सामने आ रही है, ट्रैवल ऑफ द वुंडेड फॉर ट्रीटमेंट अबॉर्ड। अब इस वक्त जो भी ऐसे ज़ख्मी हैं जो कि फ़लस्तीनी इन इसराइली जाहियत, इन बमबारी, इन जिनोसाइड के नतीजे में फ़लस्तीन के अंदर ज़ख्मी हैं और उनकी कैफियत यह है कि उनका इलाज फ़लस्तीनी अस्पताल में नामुमकिन है और उनको जान के लाले हैं, यानी फिर अगर उनका इलाज नहीं किया जाता तो फिर उनकी जान जाने का ख़तरा है। तो ऐसे तमाम ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का इलाज मुल्क से बाहर किया जाए, यानी फिर उनको मुल्क से बाहर जाने के असबाब फराहम किए जाएँ और फिर उनको बाहर जाने में इसराइल की तरफ से किसी भी किस्म की मुमानियत या रोक टोक का सामना ना हो। इसके साथ साथ जो चौथा इस सीज़ फायर एग्रीमेंट का पॉइंट है, ब्रिंगिंग इन 608 ट्रक्स डेली एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन प्रोटोकॉल स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट ऑफ कतर। अब कतर की हुकूमत की तरफ से जो रोज़ाना की बुनियाद पे इंसानी इमदाद या ह्यूमैनिटेरियन एड फराहम की जा रही है, जो कि 600 ट्रकों पे मुश्तमिल है रोज़ाना की बुनियाद पे, और इस वक्त रफ़ा के बॉर्डर के बाहर मौजूद है, उसको जो है वो आमद होनी चाहिए। यानी फिर रोज़ाना की बुनियाद पे ये 600 ट्रक्स होंगे जो कि इमदाद लेकर रफ़ा के रास्ते गज़ा पट्टी में दाखिल होंगे। इसके बाद ब्रिंगिंग इन 200,000 टेंट्स एंड 60,000 कैरावान्स फॉर अर्जेंट शेल्टर्स। इस वक्त कैफियत ये है गज़ा की कि मुकम्मल तौर पर जो खैमा बस्तियाँ हैं उनको भी इस वक्त इसराइली जाहियत का शदीद सामना है और इस शदीद सर्दी के अंदर वहाँ पर जो हालात ज़िंदगी हैं वो बहुत ज़्यादा दगरगू हैं। इस वक्त जो खैमा बस्तियाँ हैं उनकी कैफियत बहुत ज़्यादा दगरगू है। तो इस हवाले से 2 लाख खैमे होंगे जो कि
पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ऐसे कैरावान या ऐसी गाड़ियां होंगी, मोबाइल यूनिट्स होंगे जिसके अंदर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है, वो भी जो है वो अर्जेंट बुनियादों के ऊपर फराहम किए जाएंगे इन फ़लस्तीनियों को, ताकि फिर जो इलाके इस वक्त मुकम्मल तौर पर मिसमार किए जा चुके हैं उन इलाकों में इन कैरावान्स को इस्तेमाल किया जाए और फिर वहाँ पर टेम्परेरीली फ़लस्तीनी इन कैरावान्स के अंदर, इन टेंटों के अंदर रिहाइश इख्तियार कर सकें। प्रिजनर एक्सचेंज, रिलीज ऑफ 1000 prisoners फ्रॉम गाजा स्ट्रिप एंड हंड्रेड्स ऑफ prisoners sentenced टू लाइफ imprisonment एंड हाई sentences। अब इसके साथ साथ जो कैदियों के तबादले की बात या एक प्रिजनर एक्सचेंज की जो डील होगी उसके अंदर ये होगा कि फ़ी इसराइल के बदले, हर एक इसराइली कैदी के बदले 1000 फ़लस्तीनियों को जो है वो गज़ा पट्टी के अंदर अगर वो महसूर हैं या कैद किए गए हैं आज़ाद किया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम कैदी जो इस वक्त इसराइल की जेलों के अंदर सज़ा काट रहे हैं और उनकी जो है वो ताहयात जबरी सज़ाएँ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, या इसके अलावा वो कैदी जो कि इस वक्त सज़ाए मौत के कैदी हैं और इसराइली जेलों में, अक़ूबत खानों में मौजूद हैं, उनकी रिहाई का सिलसिला भी शुरू होगा। इसके साथ साथ क्लियरिंग द ऑक्यूपेशन प्रिजन्स ऑफ ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 19 ईयर्स ओल्ड। इसके अलावा इसराइली कैद खानों में, इसराइली जेलों के अंदर ऐसे वो तमाम बच्चे और ख़वातीन जो कि 19 साल से कम उम्र हैं उनको जो है वो आज़ाद किया जाएगा। उनको इस प्रिजनर एक्सचेंज डील के अंदर उनकी जो है वो आज़ादी के परवाने जारी किए जाएंगे। इसके अलावा द ग्रेजुअल इसराइली विड्रॉल फ्रॉम नेटज़रीम कॉरिडोर एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर। अब दो इलाके हैं, नेटज़रीम एक्सिस और इसके अलावा फिलाडेल्फी एक्सिस, इनके अंदर जो इसराइली फ़ौज यहाँ से जो दाखिल होती हैं वहाँ से इसराइली अफवाज का इनखला शुरू होगा और उसके बाद फिर जब ये डील जो है वो अपने फाइनलाइज मरहले में होगी तो फिर इसराइल की तमाम फ़ौजें जो इस वक्त गज़ा के अंदर मौजूद हैं इन तमाम इलाकों से बाहर निकल जाएंगी, उनका इनखला मुकम्मल हो जाएगा। द रिटर्न ऑफ ऑल डिस्प्लेस्ड पर्सन टू द एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस एंड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द गाजा स्ट्रिप। अब इसके साथ साथ जो इस वक्त एक कैफियत है, जब जबालिया के इलाकों से और खान यूनिस के इलाकों से लोग जो है वो नकल मकानी करते हुए इस वक्त रफ़ा और उसके साथ साथ जो खामा बस्तियाँ हैं वहाँ मौजूद हैं और जिन इलाकों से ये आए थे उनको उन्हीं इलाकों में उनकी वापसी का अमल शुरू होगा। उसके बाद एक चीज़ और है जिसके ऊपर इस वक्त इम्फसाइज़ किया गया है हमास की तरफ से, वो ये है कि गज़ा के किसी भी इलाके का कोई भी शहरी हो वो बहुत आराम से या बगैर किसी रोक टोक के पूरी गज़ा पट्टी के अंदर बेखौफ व ख़तर सफ़र कर सकेगा। यानी फिर अगर वो जबालिया के इलाके में रहने वाला है और उसको रफ़ा तक जाना है तो उसको वहाँ तक जाने के लिए आराम से एक रास्ता फराहम किया जाएगा, यानी किसी किस्म की रोक टोक उस पर नहीं होगी, किसी किस्म की पूछगछ उससे नहीं की जाएगी। या फिर इसी तरह अगर कोई खान यूनिस का रहने वाला है और वो शुमाली गज़ा जाना चाहता है तो वो आराम से जो है अपना सफ़र मुकम्मल कर सकेगा। इसके साथ साथ जो आखिरी इसका पॉइंट सामने आ रहा है, एब्सेंस ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द एयर स्पेस ऑफ द सेक्टर फॉर 8 to 10 आवर्स डेली। अब इस वक्त इसराइल की तरफ से जो गज़ा के ऊपर जारियत का सिलसिला है उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार इसराइल की एयरफोर्स की तरफ से जो है वो देखा गया है, यानी फिर इसराइली तैयारे इन इलाकों पे बमबारी करते रहे। इस हवाले से अब जो है इस सीज़ फायर के अंदर एक जो आखिरी पॉइंट सामने आ रहा है वो ये है कि तमाम वो तैयारे जो कि इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस फ़िज़ाई हुदूद के ऊपर 8 से 10 घंटे तक किसी भी किस्म की कोई भी परवाज़ नहीं करेंगे। यानी फिर 8 से 10 घंटे का एक बफर जोन होगा जिसके अंदर कोई भी तैयारा, चाहे वो इसराइल का हो चाहे वो किसी भी कमर्शियल एयरलाइन का तैयारा हो, इस सेक्टर के ऊपर परवाज़ नहीं करेगा। इसका मकसद ये है कि इस वक्त जो फ़लस्तीनी एक साइकोलॉजिकल टेंशन के अंदर है कि जब वो इन जहाज़ों की आवाज़ें सुनते हैं तो फिर उनके ऊपर ये कैफियत तारी हो जाती है कि अभी जो है वो उनके ऊपर बमबारी शुरू हो जाएगी और फिर एक कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से ये शर्त सामने आ रही है। तो ये वो तमाम शराइत हैं जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं कि इस प्रोपोज़ल के अंदर, सीज़ फायर मुआहिदे के अंदर इन शराइत को हमास की तरफ से प्रोपोज किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर सामने आ रही है, हमास हैज़ अनदर सिनवार एंड ही इज़ रिबिल्डिंग अंडर याहिया सिनवार's younger brother हमास recruits fighters in Gaza drawing Israel into war of terrorism। अब इस वक्त ये कहा जा रहा है, इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के जरीदे की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास की क़यादत याहिया सिनवार की शहादत के बाद उनके छोटे भाई यानी मोहम्मद अल सिनवार के हिस्से में आई है और वो इस वक्त हमास को मुकम्मल तौर पे लीड कर रहे हैं। ना सिर्फ लीड कर रहे हैं बल्कि इस वक्त कैफियत ये है कि हमास के अंदर जिस तरह से इस वक्त रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी है इसके अंदर भी मोहम्मद अल सिनवार का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये इस वक्त इसराइल को जंगबंदी की तरफ राग़िब कर रहे हैं। यानी फिर इस वक्त ये जो सीज़ फायर का मामला हुआ है इसके अंदर मोहम्मद अल सिनवार का बहुत बड़ा किरदार समझा जा रहा है। अब इस हवाले से जो एक इसराइल का रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर जनरल है, इसने वॉल स्ट्रीट को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा, वी आर इन अ सिचुएशन
where the pace at which Hamas is rebuilding itself is higher than the pace that IDF is eradicating them. Mohammed Sinwar is managing everything. اب یہ ایک ریٹائرڈ اسرائیلی فوجی کا بیان ہے جو کہ وال اسٹریٹ جرنل کو دے رہا ہے کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ محمد السنوار اس وقت حماس کو اس طرح سے جو ہے وہ منظم کرتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے اندر نئے مجاہدین جو ہے وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے پھر ان حملوں کی جو کہ اس وقت اسرائیلی فوجیں حماس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو پسپا کرنے کے لیے کر رہی ہیں تو اس کی رفتار یعنی پھر حماس جس طرح سے دوبارہ موبیلائز ہو رہی ہے اس کی رفتار اسرائیلیوں کے ان حملوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد السنوار جو کہ شہید یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی ہیں اور اس وقت پورا ہیڈ کر رہے ہیں اس حماس کو یعنی عز الدین القسام بریگیڈ کے ساتھ ساتھ حماس موومنٹ کو پورا ہیڈ کر رہے ہیں ملیٹریلی, وہ ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں اور اس تمام فیصلوں کے اندر ان کی ایک بہت سے سمجھی جا رہی ہے. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے محمد السنوار جو کہ یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے حوالے سے آ رہی ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد محمد السنوار نے حماس کی مکمل کمان ملٹری کمان سنبھال لی ہے اور اب وہ حماس کو آگے کی طرف لے کر بڑھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ خبر رشیا کے حوالے سے بھی شامل کرتے ہیں. کل رات رشیا کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے یوکرین کے اوپر جس کے اندر ایک کثیر تعداد میزائلوں کی استعمال کی گئی اور پھر یوکرین کے پاور انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. اب اس حوالے سے یوکرین کی جو پاور گریڈ سیکٹر ہے یا پاور انرجی سیکٹر ہے اس کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں, یوکرینز پاور گریڈ آپریٹرز سیز the country is imposing emergency power cuts in 6 regions amid what authorities describe as a massive Russian missile strike. اب ایک ایسا بڑا حملہ رشیا کی طرف سے کل رات کیا گیا جس کے اندر یوکرین کے پاور سیکٹر کو مکمل طور پہ مفلوج کر کے رکھ دیا گیا اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مکمل طور پہ 6 ریجنز کے اندر جس میں کیو کے علاوہ بہت سارے یوکرین کے ریجن شامل ہیں مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں وہ علاقے. ان تمام علاقوں کے پاور کو جو ہے کاٹ دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو کل رات حملہ ہوا تھا رشیا کی طرف سے کثیر تعداد میں میزائلز اور ڈرونز داغے گئے تھے. یعنی پھر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 50 میزائلوں کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت یوکرین کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان 50 میزائلوں میں سے ہم نے 40 میزائل جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر دیے اور صرف 10 میزائل ان پاور سیکٹرز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو رشین دعوے کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تمام پاور اسٹیشنز جس کثیر تعداد میں میزائل بھیجے گئے تھے انہی سے ہٹ ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس وقت رشیا کے 6 بڑے علاقے جو ہیں مکمل طور پہ تاریکی میں ڈوب چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جو کہ رشیا کی طرف سے ان تازہ ترین ڈیولپمنٹس میں دیکھنے میں آیا ہے اور جس نے اس وقت یوکرین کے انرجی سیکٹر کو مکمل طور پہ مفلوج کر دیا ہے. تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.